गांव के किनारे खड़ी पुरानी हवेली को लोग खामोश हवेली कहते थे। दशकों से वहां कोई नहीं रहता था। दीवारों पर उगी काई, टूटी खिड़कियां और जंग लगे गेट देख कर लगता था मानो हवेली सांस ले रही हो। गांव के बच्चे भी वहां पास जाने से डरते थे। बुजुर्ग कहते थे वहां रात को कोई औरत रोती है, कभी चीखती है, कभी गुनगुनाती है। अर्जुन, शहर का एक युवा पत्रकार, अपने अखबार के लिए भूतहा जगहों का सच नाम के एक विशेष रिपोर्ट बना रहा था। जब उसने खामोश हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। गांव वालों ने उसे समझाया, मत जा बेटा, जिसने भी वहां कदम रखा या तो पागल होकर लौटा या फिर वो कभी वापस ही नहीं आया। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वो सच सबके सामने लाएगा। एक धुंधली शाम को वो टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। गेट पर जंग लगा ताला टूटा पड़ा था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में तोड़ा हो। गेट खोलते ही सीलन की बदबू और ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। हवेली के अंदर अंधेरा था, सिर्फ टूटी छत से आती चांदनी फर्श पर लकीरों की तरह बिखर रहे थे। अर्जुन ने पहला कमरा खोला तो धूल भरे फर्नीचर और टूटे झूमर मिले। दीवार पर एक महिला की पेंटिंग टंगी थी। उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि जैसे अर्जुन को ही घूर रही हों। अचानक उसे लकड़ी की सीढ़ियों से आवाज आई। दिल की धड़कन तेज हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और ऊपर चला गया। ऊपर के कमरे में उसे कुछ पुरानी अलमारी मिली। बहुत कोशिश करने पर वो खुली। उसमें एक लाल मखमली डायरी गिरी। डायरी पर सोने जैसे अक्षरों में लिखा था, कुसुम की आखिरी बातें। अर्जुन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसमें लिखा था, इस हवेली में मेरा विवाह हुआ था, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया। मुझे कैद कर लिया गया और एक रात मेरी आत्मा ने इस हवेली को छोड़ दिया। अब ये घर मेरी चुप्पी और मेरी पीड़ा से भरा है। जो भी मेरे दर्द को जान लेगा उसे अपनी सबसे प्यारी चीज खोनी पड़ेगी। इतना पढ़ते ही हवेली का माहौल बदल गया। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए, खिड़कियों से ठंडी हवा चलने लगी और कमरे में अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। अर्जुन की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसने महसूस किया कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। वो पलटा तो उसे वही महिला दिखी जो पेंटिंग में थी। उसकी आंखें लाल चमक रहे थे और होठों पर एक भयानक मुस्कान थे। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने मेरा राज जान लिया। अब बताओ अर्जुन, तुम्हारे लिए सबसे प्यारी चीज क्या है? अर्जुन कांप उठा। उसके दिमाग में माँ की मुस्कुराती तस्वीर आई। उसे लगा मानो उसकी माँ की सांसें अचानक टूट रही हों। वो जमीन पर गिर पड़ा और चीख उठा, नहीं नहीं, मेरी माँ नहीं। और फिर हवेली में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के गेट पर अर्जुन का कैमरा पड़ा था। उसमें सिर्फ एक तस्वीर कैद थी। हवेली के खिड़की में खड़ी एक औरत जिसकी आंखें लाल थी और जिसके पीछे अंधेरे में अर्जुन की धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। उसके बाद से अर्जुन कभी दिखाई नहीं दिया। लोग कहते हैं अब हवेली की खामोशी में उसकी भी चीख शामिल हो चुकी है। रात गहराती जा रहे थे
हवेली में फंसे अर्जुन की सांसें तेज हो चुके थे। लाल आंखों वाली औरत उसकी ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, मैं सच जानने आया हूं, किसी का अपमान करने नहीं। औरत अचानक ठहर गई। उसकी आंखों की चमक कुछ पल के लिए धुंधली पड़ी। सच जानने की कीमत देनी पड़ती है। मेरे दर्द को जानने वाला कोई भी इस हवेली से जिंदा नहीं गया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और डायरी उठाकर बोला, अगर तुम सचमुच निर्दोष हो तो मैं तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। महिला की परछाई धीरे धीरे कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं जैसी दो लाल बूंदें गिरी। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे पति ने मुझे कैद कर दिया था। मैं रोती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। एक रात उन्होंने मुझे इस हवेली के तहखाने में जिंदा दफना दिया। मेरी आत्मा तब से यहीं भटक रही है। इतना कहते ही हवेली की जमीन कांप उठी, दीवारें चड़मड़ाने लगी। अर्जुन को लगा कि पूरी हवेली ढह जाएगी। तभी औरत ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। तुम्हें मेरा दर्द दुनिया को बताना होगा, तभी मैं इस कैद से आजाद हो पाऊंगी। अर्जुन ने कांपते हुए सिर हिला दिया। अगले ही पल उसके सामने का दृश्य बदल गया। वो हवेली के गेट पर खड़ा था। हाथ में वही डायरी थी, लेकिन हवेली अंदर से शांत और वीरान थी। लाल आंखों वाली औरत कहीं नहीं थी। गांव वाले सुबह उसे देखकर हैरान रह गए। अर्जुन ने उन्हें सारी बात बताई। पहले तो लोग डरे, लेकिन धीरे धीरे उसकी बात पर विश्वास करने लगे। उसने अखबार में पूरा लेख लिखा, खामोश हवेली का राज। उस लेख ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। लोग पहली बार जान पाए कि हवेली में कोई शैतानी ताकत नहीं, बल्कि एक औरत की दर्दनाक कहानी कैद थे। कुछ दिनों बाद जब अर्जुन फिर से हवेली गया तो उसने देखा कि वो धीरे धीरे ढहने लगी है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे मिटा दिया हो। गांव वाले कहते हैं कुसुम की आत्मा अब मुक्त हो गई, लेकिन अर्जुन के साथ कुछ अजीब हुआ। हर बार वो जब आईने में देखता तो उसकी परछाई में उसे कुसुम की झलक दिखाई देती। कभी उसकी आंखें, कभी उसका चेहरा, मानो उसका एक हिस्सा अब अर्जुन के भीतर बस गया हो। आखिरी बार जब अर्जुन ने डायरी खोली तो उसमें एक नई लाइन लिखे थे, धन्यवाद अर्जुन, अब मेरी आत्मा आज़ाद है। लेकिन याद रखना, हवेली की खामोशी में तुम्हारा भी नाम जुड़ चुका है। अब ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हमारी है। अर्जुन के हाथ कांप गए। उसने डायरी बंद कर दी। दूर से हवेली की टूटी खिड़कियों में हल्की पीली रोशनी झिलमिला रहे थे। गांव वाले मानते हैं कि हवेली अब वीरान है, लेकिन अर्जुन जानता था खामोश हवेली अभी भी जिंदा है और उसका राज कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। हर रहस्य, हर खामोशी अपने भीतर एक कहानी छुपाए रखती है। चाहे कितनी भी कोशिश करें, सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। इंसान का लालच और क्रूरता भले ही किसी मासूम की जिंदगी छीन ले, लेकिन न्याय देर सवेर जरूर सामने आता है। इसलिए जीवन में सच्चाई और इंसानियत का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि झूठ और अन्याय की हवेली एक दिन ढह ही जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी,
तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। पुराना नगर हाई स्कूल वर्षों से वीरान पड़ा था। गर्मियों की एक रात कुछ लड़के बाहर वाले मैदान में खेलते दिखे। उन्होंने इमारत को देखा तो लगा जैसे टूटी खिड़कियों के पीछे कोई खड़ा है। हवा रुकी हुई लग रहे थे और सन्नाटा ऐसा था कि पत्ते गिरने की आवाज तक साफ सुनाई देती। लड़कों ने कहा कि स्कूल से आती हल्की सी खटखटाहट अब पहले से ज्यादा तेज हो रही है। उन्हें लगा कि इमारत किसी सोए हुए जानवर की तरह सांस ले रही हो। इस स्कूल की इमारत ऊंची थी, लकड़ी की खिड़कियां सड़ चुकी थीं और दीवारों के प्लास्टर पर काले धब्बे फैल चुके थे। मुख्य दरवाजे पर पुराना ताला जंग खा चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर कुछ दिनों में वो ताला खुला मिलता। गांव वाले कहते थे कि रात में कभी कक्षा संख्या 9 की ओर धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, किसी बच्चे की जैसी आवाज लगती, पर यहाँ सालों से कोई नहीं पढ़ता था। कहानी असल में तब शुरू हुई जब गांव के 2 भाइयों काशीनाथ और मोहन ने ठान लिया कि वो सच्चाई जान कर ही रहेंगे। दोनों शाम को स्कूल की ओर बढ़े तो रास्ते में लगे नीम के पेड़ ऐसे झूम रहे थे जैसे उन्हें आने की चेतावनी दे रहे हों। मोहन बोला कि लौट चलें, पर काशीनाथ जिद पर था। गेट पार करते ही मिट्टी की गंध में नमी घुल गई। लगा जैसे अंदर का समय ठहर गया है। वो आगे बढ़े तो बारामदे में टूटी कुर्सियां बिखरी थी। पुराने नोटिस बोर्ड पर फटे कागज चिपके थे जिन पर स्याही की फीकी रेखाएं बची थी। अचानक पीछे से किसी ने कदम घसीटते हुए चलने की आवाज आई। दोनों भाई पलटे तो वहां कोई नहीं था। हवा ठंडी पड़ गई। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों के चेहरे अब अंधेरे में ऐसे दिख रहे थे जैसे आंखें चमक रही हो। सबसे डरावना कमरा वही था जहां से बातों के अनुसार आवाजें आती थी। रूम नंबर 9 और उसका वो दरवाजा वो आधा खुला था। मोहन ने डरते हुए उसे पूरा ढकेला। अंदर घुसते ही मिट्टी उड़ने के बजाय कमरे की हवा जैसे ठंड की लहर में बदल गई। बेंचों की लाइनें सीधी थीं जैसे अभी भी बच्चे बैठते हों। पंखा जंग लगा था लेकिन खुद ही थोड़ी देर के लिए घूमता दिखाई दिया। अचानक ब्लैक बोर्ड पर खड़ियां की रगड़ की आवाज आई। काशीनाथ ने देखा कि बोर्ड पर अपने आप एक शब्द उभर रहा था। धीरे धीरे एक नाम बनता गया, सुनीता। दोनों को याद आया कि गांव से सालों पहले एक लड़की गायब हो गए थे। तब शिक्षक कहते थे कि वो पढ़ाई में तेज थे और हमेशा कक्षा में सबसे आगे वाली बेंच पर बैठती थे। उसके गायब होने के कुछ महीने बाद ही स्कूल बंद कर दिया गया था। वहीं खिड़की के पास एक हल्की सी आकृति उभरने लगी, धुंध की तरह। बच्चे जितनी ऊंचाई, बाल उलझे हुए, आंखें गहरी काली जिनमें कोई सफेदी नहीं थे। वो धीरे धीरे कमरे के बीच की ओर बढ़ी। उसकी चाल अटकी हुई थी जैसे जमीन से चिपकी हो। दोनों भाई दीवार से लगकर खड़े हो गए। वो आकृति बेंचों के बीच से गुजरती हुई ब्लैक बोर्ड तक पहुंची और उंगली से वही नाम फिर से लिखने लगी, जैसे उसे डर हो कि लोग भूल ना जाएं। मोहन रोते हुए बोला, यहाँ से निकलो।
दोनों जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। कुंडी अपने आप चढ़ गई। पीछे से उस बच्ची की आवाज़ आई। आवाज़ में गुस्सा नहीं था, एक दर्द था। उसने कहा कि उसे यहाँ से कोई नहीं ले गया, उसे खुद स्कूल की दीवारों ने रोका। उसने बताया कि स्कूल के पीछे पुराने कुएं में कुछ ऐसा था जिसने उसे पुकारा और फिर दोबारा किसी को जाने नहीं दिया। काशीनाथ ने हिम्मत करके पूछा कि आखिर वो चाहती क्या है। जवाब सुनते ही जमीन जैसे हिलने लगी। बच्ची ने कहा कि वो अकेली नहीं है, इस स्कूल में कई और बच्चों की आवाज़ें कैद है। वो सब वापस बाहर आना चाहती हैं, लेकिन किसी को उनकी जगह लेनी पड़ेगी। असली डर तब उभरा जब बच्ची मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में भरोसा नहीं था, बल्कि किसी नई योजना की चमक थी। उसने कहा कि वो दोनों भाइयों में से एक को चुन चुकी है। कमरे में अचानक इतनी ठंडी हवा फैल गई कि सांसें धुंध बनकर दिखने लगी। मोहन ने काशीनाथ का हाथ पकड़ा और दरवाजे को ढकेला। इस बार दरवाज़ा खुल गया, जैसे किसी ने उन्हें जाने दिया हो। दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले। पीछे से वही धीमी फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। ऐसा लगा कि कोई उनसे कह रहा हो कि अगली रात लौट आओ, क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। गांव वाले बताते हैं कि उस रात के बाद मोहन तो ठीक था, लेकिन काशीनाथ बदला हुआ लगने लगा। उसकी आंखें काली पड़ गई। वो रात को जागता और कई बार बीच रात अकेले स्कूल की ओर जाते देखा गया। डर इस बात का है कि शायद स्कूल ने अपनी जगह पहले ही चुन ली है, और ये बात अभी किसी को समझ में पूरी तरह नहीं आई है। तो दोस्तों, ये थी दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक पुरानी कोठी थी, जिसे लोग विरासत हाउस के नाम से जानते थे। चारों ओर घना जंगल, पहाड़ियों से घिरा इलाका और बीचों बीच अकेली खड़ी वो कोठी, मानो किसी भूले हुए वक्त की निशानी हो। गांव वालों का कहना था कि रात को उस कोठी से चीखें आती हैं, खिड़कियों से अजीब रोशनी दिखती है और कोई परछाई बार बार झांकती है। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक कई लोग वहां गए, लेकिन जिंदा वापस कोई नहीं आया। कुछ लाशें मिले, कुछ ऐसे ही गायब हो गए, लेकिन पुलिस को कभी कोई पुख्ता सबूत ही नहीं मिला। धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ गया, सिवाय अफवाहों और डर के। रवि शर्मा 28 वर्ष, एक झुरासू पत्रकार, जो रहस्यों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए जाना जाता था, इस कोठी के बारे में सुनकर उत्सुक हो गया। उसका मानना था कि दुनिया में हर डर, हर भूत, हर अफवाह के पीछे कोई सच जरूर होता है। एक शाम रवि ने तय किया कि वो विरासत हाउस जाकर रहस्य की तह तक पहुंचेगा। अगले दिन रात 9 बजे के करीब कैमरा, टॉर्च और अपनी डायरी के साथ रवि गांव पहुंचा। वहां के कुछ बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, मत जाओ उस कोठी में, जो गया वो लौटा नहीं, एक बूढ़े किसान ने कांपती आवाज में कहा। अगर सब डर के पीछे रहेंगे तो सच्चाई कौन जानेगा चाचा। वो कार में बैठा और विरासत हाउस की ओर चल पड़ा। रास्ते में जंगल घना होता जा रहा था। मोबाइल नेटवर्क गायब
और हवा में एक अजीब सन्नाटा था। कोठी पहुंचते पहुंचते रात के 10:30 बज चुके थे। कोठी बाहर से पूरी तरह टूटी फूटी लग रही थी। दीवारों से प्लास्टर उखड़ा हुआ, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए और छत से झाड़ियां लटक रही थी। रवि ने कार पार्क की और टॉर्च जलाकर धीरे से कोठी के दरवाजे की ओर बढ़ा। अजीब बात यह थी कि दरवाज़ा जंग लगा नहीं था, जैसे कोई रोज़ खोलता हो। उसने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुद ब खुद करहाता हुआ खुल गया। अंदर एक सन्नाटा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, फर्श पर धूल की मोटी परत और हर कोना सड़ी हुई लकड़ी की बदबू से भरा। अचानक उसे ऊपर से किसी के चलने की हल्की आवाज़ आई। वो चौंका, फिर आवाज़ आई मानो कोई लकड़ी की सीढ़ियों पर चुपचाप नीचे उतर रहा हो। रवि ने टॉर्च ऊपर घुमाई, कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा। वहाँ एक पुरानी लकड़ी का दरवाज़ा था, जिस पर जंग लगी ताले की छाप दिख रहे थे, मगर ताला नहीं था। उसने दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर खूब अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ हल्का सा चमक रहा था। जब रवि ने टॉर्च मारी तो उसके होश उड़ गए। कमरे की सारी दीवारों पुराने अखबार के कतरनों से भरी थे। लापता लोगों की खबरें, गांव के रहस्यमय किस्से और फिर एक कोने में एक कतरन दिखे जिसमें रवि की खुद की तस्वीर छपी थी। उसके ठीक नीचे हेडलाइन थे, युवा पत्रकार रवि शर्मा की रहस्यमयी मौत, लाश नहीं मिली। उसकी सांसें रुक गई। उसने कतरन को छू कर देखा और देखा कि उसकी तारीख 3 दिन पुरानी थी। ये कैसे हो सकता है? मैं तो जिंदा हूं, वो बड़बड़ाया। तभी कमरे के कोने से एक ठंडी हवा चली और एक दरवाज़ा धीरे से खुल गया। अंदर से एक परछाई निकली, धुंधली लेकिन साफ थी। रवि ने देखा वो चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। वो उसी का चेहरा था, थोड़ा बूढ़ा, थका हुआ, डर से भरा। तुम कौन हो? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। मैं वही हूं जो तुम बनने जा रहे हो, वो बोला। 3 साल पहले मैं यहाँ आया था, तुम्हारी ही तरह, और तब से यही हूं। रवि एक कदम पीछे हट गया। ये सब बकवास है, ये सब सपना है। काश सपना होता, वो मुस्कुराया। विरासत हाउस एक चाल है, यहाँ जो आता है वो यहीं फंस जाता है। वक्त थम जाता है। बाहर की दुनिया तुम्हें मरा हुआ समझती है और यहाँ तुम बस एक परछाई बन जाते हो। रवि ने भागने की कोशिश की। वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, लेकिन सीढ़ियाँ वहाँ अब थी ही नहीं। फर्श खिसक रहा था, दीवारें सिकुड़ रही थी और कोठी का नक्शा बदल रहा था, मानो वो उसे निकलने को तैयार हो। चीखता हुआ रवि अंधेरे में समा गया। अगले दिन स्थानीय अखबार में खबर छपी, प्रसिद्ध पत्रकार रवि शर्मा लापता, आखिरी बार विरासत हाउस के पास देखा गया, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस को कोठी में कुछ नहीं मिला, न कोई सुराग, न कैमरा, न गाड़ी, मानो वो कभी वहां गया ही ना हो। समय बीतता गया, गांव फिर से चुप हो गया। लोग डर के मारे उस कोठी की तरफ देखना भी बंद कर चुके थे। मगर कोठी की खिड़कियों में रात को अब 2 परछाइयां दिखते थे। 5 साल बाद एक नया पत्रकार नील विरासत हाउस की कहानी के पीछे की सच्चाई जानने आया।
वो खुद भी साहसी था और रवि शर्मा का बहुत बड़ा फैन। वो जब कोठी के दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। अंदर एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद बाल, झुकी हुई पीठ और आंखों में अजीब चमक। नील ने चौंकते हुए पूछा, आप रवि शर्मा हैं? वो मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, बस धीमे से कहा, अब तुम भी बहुत पास आ गए हो। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।